हेलो गाइस। तो हमने कल देखा था कर्म के लक्षण संयोगी, और कल हमने लास्ट लेक्चर में, कल से प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि हमारे पास में लौकिक कर्म तीन प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? सत्य प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। अभी इस बारे में देख लेते हैं कि सत्य प्रत्यय क्या होता है। सत्य प्रत्यय कर्म ज्ञान पूर्वक होता है। जैसे जब हम ज्ञान पूर्वक अपना हाथ ऊपर नीचे करते हैं तो उस कर्म को सत्य प्रत्यय, मतलब कि हम जानकर कि हाँ हमारे एडक्शन करना है, एबडक्शन करना है, हमें यहाँ करने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे ज्ञानपूर्वक मतलब जान के, तो डेट इज सत्य प्रत्यय। प्रत्यय फिर आता है असत प्रत्यय, मतलब कि अज्ञानपूर्वक, जो कि हमने न बगैर ज्ञान से किया हो। जैसे ज्ञानपूर्वक रबर के गेंद को ऊपर फेंका गया तो वह पूरा नीचे गिर कर भूमि से उछल कर ऊपर गया, तो यह कार्य अज्ञान पूर्वक होता है। यानी कि हमने सोच समझ के उसको ऊपर फेंका, लेकिन फिर वो जो अपना आप नीचे से, जब ग्रेविटी कारण नीचे आई, फिर पृथ्वी से टच होकर वापस से वो अपने हिसाब से गई, वो अज्ञान पूर्वक। ज्ञान पूर्वक एक पेड़ जब बटोरता है तब दूसरा पेड़ भी अज्ञान पूर्वक बटोरता है। मतलब कि वही सिस्टम, मान लो कि एक हम ज्ञान पूर्वक चलते तो दूसरा भी अपने आप चलने लगता है। फिर आता है अप्रत्यय। यह कर्म केवल अचेतन होता है। इस कारण नोदन, गुरुत्व, वेग, संस्कार, ये तीन, नोदन प्रेरणा, धकेलना, जैसे पंख में पैर डालना तो पंख हिल जाता है। गुरुत्व, जैसे घट के आधार को हटा दिया तो घट अपने गुरुत्व के द्वारा नीचे गिर जाता है। कहने का मतलब यही कि अगर हम किसी घट यानी कि घड़े को, जब हम ऊपर हमने कहीं पर रखा हुआ है, और जब उसको हम वहाँ से हटा देंगे, यानी उसको हम उसके नीचे कुछ नहीं, तो अपने गुरुत्व खुद के कारण नीचे गिर जाता है। वेग, जैसे धनुष से छूटा बाण दूर तक चला जाता है, उसी तरह से। देन फिर हमारे पास ना इत्युत कारण, यहाँ पे जो कि हमारे पास देखो विमर्श दिया 6 कारण कौन कौन से, ये देखिए। सामान्य, यह कार्य प्रवृत्ति करना है और एक में मिलाना है। वृद्धि करना मतलब कि उसमें मिलाना। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास में 5 लोग हैं सेम ब्रांच के। देन हमें एक और आया सेम ब्रांच का, तो हमने क्या किया, उसको अपने में मिला लिया, यानी कि हम बढ़ गए। अब विशेष कारण में क्या हो गया कि हास करना, मतलब अलग करना। यानी कि हमारे पास हम जो 5 है, 5 तो है, लेकिन उसमें से एक अदर ब्रांच का, तो हमने क्या बोला, तू अदर ब्रांच का है तो तू साइड से हो जा। हमने उसको साइड से कर दिया, ठीक है। फिर समवाय कारण, इसका कार्य पृथक भाव, मतलब कि हम उसको सभी भावों को मिलाना, ठीक है। द्रव्य कारण, इस कार्य गुण के, ये हमारे संक्षिप्त में तो आप देख लेना। फिर हमारा धातु साम्य तथा त्रिदोष ज्ञान, यहाँ से इम्पोर्टेंट श्लोक है ये गाइस, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है तुम्हारे लिए, इसको हमें पढ़ना है। यानी कार्य धातु साम्य ही उच्यते, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्या से प्रयोजनम। यानी कि वही है, ये भी वही बात है कि हमारे पास सप्त धातु है, रसक मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, वो धातु है। अगर हमारे पास में साम्य अवस्था में है तो हम स्वस्थ, और नहीं है तो नहीं है तो विकार उत्पन्न हो गया, यानी रोग उत्पन्न हो गए। तो यहाँ पे विमर्श देखा है आपने, विमर्श में नहीं पढ़ा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, विमर्श से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो शरीर को धारण करता है उसे धातु कहते हैं, वो क्या है ये सब यहाँ। स्वेद आदि मल धातु कहे जाते हैं। विकृति होना रोग है, इसकी समावस्था में लाना ही आयुर्वेद शास्त्र की कार्यनीति है, ठीक है। फिर हमने देखा था रोगों के त्रिविध कारण। अच्छा, कोई बता सकता है कि हमने ये कहाँ देखा था? काल बुद्धि इंद्रियार्थ योग मिथ्या न च अति च दैव्याश्रयाण व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। कोई बता सकता है? देखना आप, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक जगह पढ़ा था, और मैंने बताया था ये एमसीक्यू बन सकता है, और विमर्श में दिया था। अगर पढ़ा होगा तो तुम्हें ध्यान होगा कहाँ पे पढ़ा था और क्यों पढ़ा था, और काल बुद्धि इंद्रियार्थ का क्या था, ये सब तुमने पढ़ा होगा। मैंने पहले ही बताया तो समझा दिया प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए अब इसको वापस से मैं नहीं समझाऊंगा। आप लोग बस ये पढ़ लेते हैं कि शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति होने में काल बुद्धि इंद्रियों के विषय को मिथ्यायोग, अयोग, अतियोग, इन तीनों हेतु संक्षिप्त अब ये मिथ्यायोग, अयोग, अतियोग पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में एक जगह इसको बताया, और वो कहाँ पे बताया वो आप लोग देख लेना। वैसे तो मेरे को तो पता है, आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप ये हेतु ये आप विमर्श है, विमर्श आपको पढ़ना है, ओके। देन हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये पूरा विमर्श आपको पूरा पढ़ना है। इस विमर्श में बहुत कुछ दिया है गाइस, ठीक है। देन हमारे पास में आता है रोग का आश्रय, मतलब कि रोग के आश्रय क्या है। तो शरीर सत्वज्ञ च व्याधि नाम आश्रयो मतः
तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम सम, मतलब कि शरीर और मन ये दोनों रोग के आश्रय है। शरीर और मन दोनों ही रोग के आश्रय है, तथा सुख का भी आश्रय है यही मन और शरीर। अब कैसे? देखो, शरीर और मन मतलब कि हमारे रोग की डेफिनेशन क्या दी है हमारा आयुर्वेद ने, कि हमारा शरीर सुखमय होना चाहिए, यानी कि वो हमारा मन सुखमय होना चाहिए, बस कुछ भी दुख नहीं होना चाहिए, तो वो एक हमारे लिए हम निरोगी है। ठीक है, अब निरोगी मतलब यहाँ पे लिखा शरीर और मन। अब देखो, बाहरी रूप में हमें कोई स्किन डिसऑर्डर है तो शरीर में होगा, बाहर दिखे मन, यानी कि हमारा कभी कभी मूड ऑफ रहता है, बहुत सारे लोग का रहता है। तो मूड ऑफ रहने से हम क्या मतलब अब जैसे हम खाना खाने गए और हमारी मनपसंद सब्जी नहीं है, अक्सर हॉस्टल में यही होता है, मनपसंद सब्जी तो क्या तक नहीं है, खा लो बस चल जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा मन उसमें अरुचि है, मतलब उसको खाने की रुचि नहीं, तो भी हम उसको रोग भी मान सकते हैं। लेकिन अब सबकी कंडीशन अलग रहती है। सुख के भी का भी आश्रय है मन और शरीर, मतलब कि हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है और हमें मन में बहुत अच्छा लगता था, हम बहुत कभी कभी देखा हम बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं उस दिन, दिन भर। काल बुद्धि इंद्रियात का संयोग सुख कारण होता है। विमर्श आपको पता ही है क्या करना है, पढ़ना है। मैं नहीं पढ़ाने वाला। हाँ, विमर्श अगर पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क। ओके, आज से शरीर को बता क्यों बताया, क्या है दृष्टिगोचर, क्या होता है, व्याधिग्रस्त होना लक्षणों के आधार पर। वैसे ही विमर्श पढ़ने के बाद में आपको सब कुछ समझ आए, ज्वर, अतिसार, डायरिया, शोथ क्या, इन्फ्लामेशन, शोथ, श्वास, प्रमेय, कुष्ठ क्या आदि मानस रोग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। या आपने वेगानंद धारियत वाला चैप्टर पढ़ा होगा, यानी कि रोग उत्पादनी अध्याय चैप्टर नंबर 4 अष्टांग का, उसमें बताया होगा कि कौन से रोगों को हमें कौन से वेग को धारण करना चाहिए, कौन से वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, अधारणी वेग क्या है, अधारणी वेग क्या है। ठीक है, अभी हमारा आत्मा रोग का आश्रय नहीं है, उसका क्या है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए याद करना। निर्विकारक हम पर स्वात्मा सत्व भूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारण नित्य दृष्टा पश्यति ही क्रिया, यानी कि श्रेष्ठ या सूक्ष्म पर, यानी श्रेष्ठ और सूक्ष्म आत्मा मतलब निर्विकार, बिल्कुल सुख और दुख से रहित, वही आत्मा सत्व भूत पंच महाभूत गुण, यानी भूतवा गुण, कौन से गुण, हमारे शब्द स्पर्श रूप रसगन सत्व रजतम और 10 इंद्रियों से युक्त है तब। ठीक है, चैतन्य, तभी हमारे अंदर चैतन्यता आई, मतलब कि हमारा कुल मिला के बात यही है कि आत्मा एक परमात्मा का ही वास होता है, हम पढ़ता है और देखता है। यहाँ पे लिखा है कि पर आत्मा अर्थात परमात्मा वह निर्विकार सुख दुख है जो रहित शांत, दुख से रहित शांत रस तम से रहित होता है। ओके, हमने देखा कि परमात्मा और जीवात्मा के लिए, परमात्मा और जीवात्मा अपना आत्मा में पढ़ा होगा, आत्मा आपको पढ़ाया भी होगा सर ने। जहाँ तक मेरे को लगता है द्रव्य गुण चैप्टर में ही दिया हुआ है, आत्मा काल मुंडी इंद्रिय अपने कारण द्रव्य के अंतर्गत आता है, और वहाँ पे जीवात्मा और परमात्मा आपने क्या पढ़ा होगा, इसलिए मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं यहाँ पे। हाँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क, मैं आपको उसको डिटेल में अलग से बता दूंगा। ओके, और हाँ, इन सब के नोट्स मैं पहले ग्रुप पे डाल चुका हूँ, तो आप लोग वो ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स, अगर किसी को लगते हैं तो, और नहीं लगते तो कोई बात नहीं। और वैसा तो मैंने ग्रुप के अंदर सब कुछ डाल रखा हुआ है, तो आप नोट्स ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम पे ग्रुप से है, सॉरी टेलीग्राम पे ग्रुप है। ओके, और जिसको पता है, आप अगर नहीं पता तो जिसको पता है उससे आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे एडेड है। ओके, देन नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम कि शारीरिक और मानसिक दोष है क्या। तो शारीरिक और मानसिक दोष से एक क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारे वाइवा में, और बहुत लोगों ने पूछा भी था कि क्या है क्या नहीं। वायु पित्तम कब चचति शरीर दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्ट रजस्व तम एव च, यानी कि संक्षेप में वात पित्त कब को शारीरिक दोष कहे गए हैं, और फिर रज और तम मानस दोष कहे जाते हैं। तो मैं इसका आपको पढ़ाऊंगा क्या है। लोग में दो संग्रह विचार करते हुए जो वात पित्त सर्वथा गणना की गई है, कैसे देखो, पित्तम पंगु कफम पंगु मल धातु है, यानी आपको हमने इंपोर्टेंस ऑफ वात में पढ़ा होगा, वानयत नियत तत्र गच्छति मेघवत। देखो, यहाँ पे कोई भी चरक में कोई नहीं है, आप जो फिजियो में, एना में, उसके बाद में अष्टांग में जो पढ़ेंगे सही चीज, सारी की सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएगी। आप पढ़ना आपको है, क्या करना क्या नहीं। हाँ, रेफरेंसेस आपको मैं बता सकता हूँ, और आपको आपके की व्यायाम की परिभाषा लिखते हुए उसके लाभ को समझाइए। अब हमने पता ही नहीं, हमने सबके सब जाके लिख ले, लागवम कर्म सामर्थ्य दीप्तो अग्नि मेरे सही विभक्त गण गात्र व्यायाम डूब जाए थे, लेकिन व्यायाम डूब जाए थे, व्यायाम डूब जाए थे, लेकिन वो उसका लाभ है, नॉट
डेफिनेशन, व्यायाम की डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी? चरक के अंदर ही मिलेगी, पेज नंबर 145, काशीनाथ पांडे। एक बार देख लेना, ये जो मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ काशीनाथ पांडे है ये। इसी बुक के पेज नंबर 145 पे व्यायाम की डेफिनेशन दी हुई है। सही चेष्टा या चेष्टा स्टेरिया तिबल वदिनी व्यायाम संख्याताम मात्रायाम समाचरित, ऐसे करके एक श्लोक दिया हुआ है, उसका अर्थ भी वहाँ पे दिया। तो आप लोग ऐसे, बहुत सारे लोगों के अभी मार्क्स शायद एग्जाम में कम आते होंगे, तो इसी कारण है कि हम आधे आंसर करके आ रहे हैं। ओके, तो घबराना नहीं, हमें देखना है, ये सारी चीजें हमको देखना है। ठीक है, काशीनाथ पांडे की 145 पे आपको व्यायाम की डेफिनेशन देखनी है और फिर आपको आगे रीड का रेफरेंस देखना है। तभी यही बात करते थे कि तत्र गमन, अतत वाद प्रधान, वाद प्रधान शीघ्र और भयंकर, ये सारी चीजें मैं नहीं बताने वाला है, ये सब आपने वाद पढ़ चुके हैं आप लोग और सभी। हाँ, ये और जरूर बताऊंगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक चीज आई है कि वाद से 80, पीच से 40 और कफ से 20 प्रकार के, मतलब कि वातज जो प्रकृति का इंसान रहेगा उसको 80 बीमारियां, पीच से 40 और कफ से 20 प्रकार के होते हैं। मतलब बीमारी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ उनको अपन रोगग्रस्त हो सकते, इसकी संख्या में अधिक रोग उत्पन्न करने के कारण भी वात प्रदान, वात पिकअप की अपेक्षा पित्त रोग उत्पन्न करने वाला आशुकारी पित्त की अग्नि, ये आपको देखना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये शंका देखो, यहाँ पे शंका केवल वात पित्त और कफ तीन को दोष माना गया है। क्यों माना गया तीनों को दोष? तो देखो यहाँ पे है कि वात पित्त और कफ को ही क्यों माना गया, तो इसका आंसर आप पढ़ेंगे और फिर मेरे को बताएंगे। ओके, अपना स्वरूप क्या है, ये सब आपको शंका में पढ़ना है कि वात पित्त कफ को ही दोष क्यों माना, और कुछ भी तो आ सकते हैं ना। ओके, तो हमारे पास, और वहाँ पे यहाँ पे समाधान है, क्यों माना उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, तो आपको मेरे को बताना है। ओके, तभी आपको पता चला है कि स्वतः मेरे को दूषित करने वाले क्या है क्या नहीं है। देन नेक्स्ट है विमर्श गया, मैंने बता दिया कि विमर्श मैं आपको बताने वाला नहीं, विमर्श आप खुद करना। तो शारीरिक मानसिक रोग की चिकित्सा सूत्र, सॉरी, अब चिकित्सा क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक रोग की चिकित्सा, चिकित्सा देखो, शारीरिक दोष या रोग देव व्यापार से, युक्ति व्यापार से, औसत से शांत होते हैं। मानस रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि से उत्पन्न होते हैं। तो देखो, रोग भी शारीरिक और मानसिक दोष होते हैं, शारीरिक और मानसिक दोष हमने दो ही पढ़े हैं। लेकिन मैं मतलब एक दोष और होता है जिसको पाप कर्म से होते हैं। जब पाप कर्म से क्या होते हैं, क्या ये आपको देखना है, पढ़ना और फिर हमको बताना है। देखो यहाँ पे फिर ये विमर्श, विमर्श आपको खुद पढ़ना, मैं नहीं बताने वाला। अब जो देव व्यापार से चिकित्सा क्या है, देन युक्ति व्यापार से क्या है, ये आपको खुद पढ़ना है। खुद पढ़ना से तात्पर्य ऐसा मैं बोल रहा हूँ, पढ़ना इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना, ये आप पढ़ोगे तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आधे से ज्यादा डाउट क्लियर। ओके, देन हम आते हैं, देखो यहाँ पे दिया देश, सॉरी दोष सच और दो सच कर्म, दोष कर्म, ये सारी चीजें वही है, क्या है क्या नहीं है, आप उसके अंदर आपको आंसर मिल जाएंगे। तो वाद के लक्षण आपने अष्टांग में देख लिए हैं, वात रुक्च लघु शीतल सुक्तला में, तो यहाँ पे दिया हुआ है वाद के लक्षण चरक के अकॉर्डिंग, रुक्च शीतो लघु सूक्ष्म चलाने विषय थर विपरीत गुण सम साम्य संप्रसाम्यति। ठीक है, यानी कि वायु रुक्ष, ये सारे आप पढ़ चुके हैं। अभी 20 गुरुवादी गुण के अंदर ये आते हैं, बाकी डिटेल आपको विमर्श में पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही है, मैं डिटेल नहीं पढ़ाने वाला। अब जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको, हाँ देन हमारे पास पित्त के लक्षण वही चरक के अनुसार प्रश्न है, उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम सर्व कटु विपरीत गुण पित्त द्रव्येश असुप्रसाम्यति, वही कि भैया जो ये है स्नेह युक्त गर्म तीक्ष्ण अम्ल सर्व कटु गुण युक्त होता है, इनके विपरीत जो होती है इनसे इनके समन यानी इनकी चिकित्सा होती है। ओके, तो सेम विमर्श यहाँ भी गया है, ये आप देख सकते हैं, सेम विमर्श है, ये आपको पढ़ना है। फिर देर हमारे पास आता है कफ के लक्षण, ये भी आपको पता है, गुरु शीत मधु स्निग्ध मधु स्थिर पिछले श्लेषण पसंद विपरीत गुण, यानी कि गुरु शीत पिछली ये वाली चीज जो होगी इससे खाने से कफ बढ़ता है। इन जिस औषध द्रव्य में जिस आहार में ये वाली रहेंगे और वो कफ प्रकृति का, तो उसको और कफ बढ़ेगा, ये विपरीत गुण वाले इसको समन करते हैं। यहीं पे विमर्श पढ़ना है, क्या है क्या नहीं है आपको। ठीक है, फिर साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र, असाध्य रोगों में चिकित्सा भाव, यानी कि अब ये क्या चीज है इसको हमें देखना जरूरी इंपॉर्टेंट। विपरीत गुण दस मात्र काल, दस मात्र काल उप उपपादित भेषज निवर्तन्ते विकार साध्य समन्ता साधनम तत्व साध्या न व्याधि नाम उपदिश्यते, यानी क्या, जब देश यानी कि देश भूमि रोग, वही देश काल से जांगम देश, और आपने पढ़ा हुआ जांगम देव अनुप देश,
देह प्रकृति चैप्टर नंबर 1 अष्टांग नदियाँ आयुष्कामी अध्याय में पढ़ा होगा। मात्रा क्या है क्या नहीं, देश काल को देख के हमें उस देश में कौन सी क्या है बल विचार, ये सबको साथ में आदि विचार करना चाहिए। काल अवस्थी को नित्य काल, काल आपने पढ़ा, अवस्थी काल क्या, नित्य क्या, विपरीत गुण वाले हेतु है, हेतु व्याधि से विपरीत गुण विपरीतार्थ कार्य वैसे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए, और वीडियो भी लंबी होती है तो खैर वीडियो लंबी से कोई मतलब नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए ठीक है। यह देश शब्द ये सारे आपको देश के उपयोग क्या है क्या नहीं है आपको पढ़ना है। ओके, फिर हमारे पास में आता है, अब इसके बाद पूर्ण द्रव्य के अनुसार उनके गुण कर्म का वर्णन किया गया है। ये देखो रस का लक्षण क्या है, रस के लक्षण आपको याद रखना है। रसनार्थो रस रस तस रसनासो रस तस्य, अब मेरा रस, अरे जो ये दिया ना रस तस्य, और जो ये वाला है ना सर, ये रस, इसका आप संधि छेद करेंगे तो रस प्लस तस्य ये हो जाएगा संधि छेद। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप संधि के लेक्चर मेरे अपलोड शायद ये है या नहीं मेरे को ध्यान नहीं है, तो देख लेना आप, अगर किए तो देख लेना, नहीं तो मैं अभी कर दूंगा, चल रहा है उसका ठीक है। क्षितिज तो देखा रसनार्थो रस तस्य द्रव्यम अपः क्षितिस्ततः क्षिति तथा निवृत्तो च विशेष च प्रत्यय खाद्य त्रय, क्या है रसना यानी जीव के अर्थ का नाम रस है, बिल्कुल सही है। यानी जीवा में तो रसना का हम कहाँ कहाँ पता चलता है, रसना में रस का आधार द्रव्य, यानी बिल्कुल सही है। जब तक हम रस को मुंह में नहीं रखें, यानी कि वो अगर द्रव्य द्रव्य नहीं रहेगा, जल और पृथ्वी दो महाभूत रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना उसके अंदर। ये वैसे आपने पदार्थ विज्ञान में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी रस की उत्पत्ति में भी जल और पृथ्वी का कारण द्रव्य है, विशेष ज्ञान, यह मधुर है, कटु है इत्यादि ठीक है। अब क्या है, आप देखना कि रस कौन से रस का होता है। रस भी उसमें भी देखा मधुर होता है, कटु होता है और इत्यादि, यानी कि और कुछ तो होगा। वायु आकाश और अग्नि कारण। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है रस निरुक्ति, रस की निरुक्ति क्या है, रस से आस्वाद्यते इति रस है। ये आप निरुक्ति और पर्याय चैप्टर, निरुक्ति और पर्याय शायद मेरे को जहाँ तक कंफर्म है कि पेज नंबर 114 संस्कृत सुधा, सुनील वसुंधरा की शायद संस्कृत की बुक है जो अभी है, तो ध्यान नहीं है उस पे, शायद 114 या 109 पेज नंबर पे दिया हुआ है निरुक्ति एवं पर्याय। वहीं पे आपको रस्यते आस्वाद्यते इति रस, जिसके द्वारा स्वाद लिया जाए उसे रस कहा जाता है, सारी की सारी वहाँ पे दी हुई है, तो आपको ये पढ़ना है ठीक है। फिर साधुर अम्ल या रस के भेद, रस कितने प्रकार के होते हैं, साधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, यानी कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये आपने चरक में पढ़े, लेकिन सॉरी अष्टांग में पढ़े चैप्टर 1 में, कोटेशन नंबर मेरे को जहाँ तक याद है कि 14 या 15 है ठीक है, तो एक बार देख लेना, कंफर्म नहीं है, कोटेशन नंबर यही 14 या 15 के अप्रोक्स है, संक्षेप में ये दिया हुआ है। अब उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है रस के कार्य क्या, साधु अम्ल लवण सॉरी साधु अम्ल लवण कटु, ये तीन रस वात को कषाय, मधुर तिक्त ये तीन रस पित्त को, और कषाय कटु तिक्त ये तीन रस कफ को शांत करते हैं। ये आपको पढ़ा, वहाँ पे रिलेशन आपने देखा, रसों का दोषों के साथ संबंध आपने पढ़ा है, मेरे को यहाँ नहीं बताऊंगा मैं ज़्यादा क्योंकि आपने वहाँ पढ़ लिया, हाँ अगर, लेकिन फिर भी देख ही लेते हो यार क्या है उसमें। देखो मधुर अम्ल लवण जो रहेंगे वो हमारे वात को बढ़ाएंगे, अब ये वात को सॉरी वात को समन करेंगे, तो इसके विपरीत वाले वात को बढ़ाएंगे। कषाय मधुर और तिक्त अगर पित्त को शांत कर रहे हैं, तो इसके विपरीत कौन से, कषाय मधुर तिक्त, देखो वहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है कि मधुर कषाय मधुर तिक्त, क्योंकि पित्त में ही दिक्कत होती है, तो हमें क्या करना, देखो मैं सिंपल बता दो, हमें मधुर अम्ल लवण ठीक है, कटु तिक्त कषाय, अब कटु तिक्त कषाय क्या करता है, पात को बढ़ाता है, मधुर अम्ल लवण, तो हमें क्या करना, मधु को कषाय से यानी कि एम के रिप्लेसमेंट, ये ट्रिक है कि एम के रिप्लेसमेंट करना है ठीक है, रिप्लेसमेंट तो करना पड़ेगा ठीक है। अब रिप्लेसमेंट करना तो वो आपको वहाँ पे देखना है, रिप्लेसमेंट अभी मैं जब अष्टांग बताऊंगा जब बता दूंगा आपको अलग से कि कैसे रिप्लेसमेंट करते हो और कैसे कौन सी ट्रिक कैसी हो याद रखने की हमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे, क्योंकि वात और कफ का तो आसान है तो आप बता दोगे, लेकिन बीच में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ठीक है। तो एक ठीक है, मैं अलग से ये सारी ट्रिक पर अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा। कटु अम्ल लवण रस पीत को, मधुर अम्ल लवण रस कफ को, और देखो यहाँ पे यहीं पे होगा, देखो यहाँ पे कषाय मधुर और तिक्त सॉरी कषाय मधुर और तिक्त ठीक है, ये शांत करते हैं किसको, पीत को ठीक है। अब इसके विपरीत कौन कौन से, इसके विपरीत हमें यहाँ से देख के पता चल ही जाएगा, मधुर, इन तीन को छोड़ के अब कौन से हो गए, लवण कटु और क्या, लवण कटु और अम्ल, यही यहीं पे देखो ये आ गया
कटु और लवण। तो हमने क्या देखा, मधुर अम्ल लवण, मधुर अम्ल लवण था वात को बढ़ाने वाला, ठीक है। कटु तिक्त कषाय, तब देखो हमने क्या किया, क्या किया, कुछ भी नहीं, बस आगे से पीछे यानी कि आगे वाले को क्या किया, मधुर को किससे, कटु एम के, कसाई कटु, कसाई कटु, कटु तिक्त और कसाय तो यहाँ पे आ जाएंगे। और मधुर यानी कि हमने एम का कैसे रिप्लेस किया, मधुर अम्ल लवण, तो मधुर हटा दिया, के से उसका रिप्लेसमेंट कर दिया। देखो आप लोग, इस कटु को हमने ये ए मधुर से रिप्लेस किया। तो आप इसको ट्रिक ट्रिक बना लो, ट्रिक शायद आई होप कि आपको समझ आएगी होगी ट्रिक पूरी। ऐसे ऐसे उपसर्ग है हमारे संस्कृत में, उसकी भी एक ट्रिक, लेकिन हम यहाँ संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं, संस्कृत छोड़ो अभी। वैसे हमारे पास में शब्द रूप धातु रूप की ट्रिक है, तो वो सब हम बाद में बात करेंगे, अभी छोड़ो। अभी चलो, तो यहाँ पे दोष प्रकोपित होते हैं, ये यहाँ पे कटु तिक्त पीठ से होते हैं, अम्ल लवण रस कटु कटु तिक्त कषाय रक्त वात को कुपित करते हैं, सारे हमें देखने। ओके, देन हम आगे चलते हैं, तो यहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये देख लेते हैं। ये है दोष, सॉरी रस, कौन सा रस कौन से महाभूत से होते हैं, वात पित्त कफ, कफ और वात पित्त कफ। देखो अब हमें दिक्कत आएगी यहाँ पे, तो हम क्या करें, हम पहले तो चीज़ों को सीक्वेंस में करेंगे। देखो ये चीज़ें कंफ्यूजन रहती है, और ये एमसीक्यू में बहुत पूछी जाती है और बहुत कंफ्यूजन भी देती है। तो हम चीज़ों को ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से कैसे, कैसे मैं बताता ना, क्या दिक्कत, देखो हमें पहले तो सीक्वेंस से याद करना है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय, ठीक है। अब ये तो हो गया चरक का, लेकिन अष्टांग का अलग है, हमें कोई भी एक याद रख लो। या तो अष्टांग का क्या है, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, वहां पे तिक्त ऊपर है कटु नीचे है, ये एक बार देख लेना, यहाँ तक मेरे को याद है यही है, ठीक है। हमें देख लेना, यहाँ भी याद रखना पड़ेगा, जैसे कि सही यही आकाश वायु अग्नि पृथ्वी जल, सॉरी उल्टा बोल दिया, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इसको सीक्वेंस में रखना है। अब मधुर रस है, मधुर रस कहाँ पे जाता है, रसना कहाँ पे आता है, जीवाणु, यानी कि वहाँ पे क्या आता है, द्रव्य, द्रव्य यानी कि भारी, यानी जल और पृथ्वी आ गया, सिंपल। तो ट्रिक है कि 1 2 3 4 और 5, सॉरी 1 2 3 4 और 5, अब इसको मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करूँगा, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। बड़े ट्रिक है, मैंने ऐसे याद रखा और मेरे को याद भी है, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट करने की प्रोसेस है, बाकी ये सबकी एक ट्रिक है, तो आप एक बार पढ़ना, मैं इसको आपको बाद में क्या मतलब, तो ट्रिक के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिगर ट्रिक से आप रट्टा मार ही नहीं सकते, क्योंकि किंगडम बिगर ट्रिक से ही रट्टा मारते तो किंगडम क्या था, द्रव्य का वर्गीकरण हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैंने सारे नोट्स चरक के 12 चैप्टर के और अष्टांग के 15 चैप्टर के सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे BAMS वैंस करके एक चैनल है, वहीं पे उसको डाल रखा है, आप वहाँ पे जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते। ओके, थैंक यू गाइस।